वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन को। अभी हम लोगों ने जो वाइड एशियन यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और फ्रिंज विड्थ पढ़ी थी। आज हम लोग डिफ्रैक्शन विवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है ज़्यादा, ये केवल एक थ्योरी का एक कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये लाइफ टाइम आपको याद रहने वाली चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे विवर्तन की। डिफ्रैक्शन क्या होता है? विवर्तन देखिए, सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गति करता है, क्लियर है ना। स्ट्रेट लाइन पर ये मोशन करता है। और जब हम दूसरी तरफ में देखते हैं कि अगर हम एक कमरे पर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दरवाजे या से टकराकर या खिड़की से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। यानी कोई व्यक्ति हमारी नज़र के सामने नहीं होता, फिर भी वो हमारी बात को सुन लेता है। इसका मतलब हमारी ध्वनि तरंगें कहीं ना कहीं से रास्ते से टकरा करके उसके पास मुड़ करके गई है। तो किनारे से टकरा करके जो मुड़ने की घटना है यही विवर्तन कहलाती है। तो ध्वनि तरंगों में विवर्तन हमें आसानी से दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य काफ़ी अधिक होती है, मीटर की कोटि की होती है, इसलिए आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो इसी प्रकार अगर प्रकाश भी किसी तीक्ष्ण किनारे से, मान लीजिए ऐसी कोई ये ब्लेड रखी हुई है और ब्लेड के किनारे पर कोई लाइट रे ऑफ लाइट आती है तो ये टकरा करके अपने रास्ते से कुछ डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो तीक्ष्ण किनारा है, जो किनारा जहाँ से प्रकाश मुड़ेगा या मुड़ना चाहता है, वह किनारे, वह धार जो है, उसकी जो शार्पनेस है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। यानी जो द्वारा गए किनारा है तो कोई सूक्ष्म छिद्र है, उस छिद्र का जो आकार है वो लगभग लैम्डा के बॉक्स 1/5 लैम्डा, यानी तरंग दैर्घ्य का लगभग 1.5 गुना हो तो विवर्तन बहुत अच्छा प्रेक्षित होता है, दिखाई देता है। चित्र के माध्यम से ये समझें, जैसे मान लीजिए ये कोई एक अवरोधक है, इस चित्र का आकार बहुत छोटा है, चित्र में आपको बड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर कोई एक प्लेन वेवफ्रंट इस तरीके से आता है और ये सीधा जाना चाहता है, लेकिन एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि ये वेवफ्रंट या किनारा कुछ ऐसे जाने लगता है, ये किनारा कुछ ऐसे हो जाता है, यानी इस तरह से जाने लगता है। तो ये जो अवरोधक के किनारों से जो मुड़ गया उसकी छाया की ओर, यही घटना जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। पर सामान्य रूप से प्रेक्षित नहीं होगी। घर में देख सकते हैं इसको, दो ब्लेड के किनारों को बहुत समीप ला करके बिल्कुल जो है माइक्रोमीटर की रेंज में लाइए उसको, और फिर उसके बीच में एक सिंगल टॉर्च कोई जो आपके आती है लेजर लाइट, उस लाइट को उस पर डालिए तो आप देखेंगे कि सामने दीवार पर लाल कलर की रंगीन फ्रिंजें या पट्टियाँ बन जाती हैं। तो प्रकाश गया तो था बहुत पतली रेंज में और फिर ये ऊपर और नीचे की ओर काफ़ी मुड़ जाता है। इसको हम प्रायोगिक रूप से भी घरों पे देख सकते हैं। तो ये जो घटना है प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से टकरा कर मुड़ना, इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जो प्रकाश का विवर्तन है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। हम लोग एकल झिल्ली विवर्तन पैटर्न में पढ़ेंगे, पथांतर निकालेंगे पूरा इसी वीडियो में, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे विवर्तन के प्रकार की। तो विवर्तन के प्रकार दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका फ्रेनेल विवर्तन, दूसरा होता है आपका
फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश स्रोत लिया जाता है वो बिंदुवत होता है, या यूं मान लो कि निकलने वाला जो तरंगाग्र है वो कैसा होगा, गोलीय होगा। और इस प्रकार से इस जब ये सूक्ष्म से टकराता है तो आगे जाकर किस तरह से ये फैल जाता है। यह विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। ध्यान रखिए, फ्रेनेल विवर्तन में अभी हम आपको अंतर बताते हैं, इसमें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि कोई सोर्स ऑफ लाइट अगर बिंदुवत है तो हम क्या करेंगे, इसके फोकस के पास एक उत्तर लेंस को रख देंगे, इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो होगी वो समांतर हो जाएगी और इस प्रकार हमें एक समतल तरंगाग्र मिल जाता है। और यह समतल तरंगाग्र जब किसी सूक्ष्म बिंदु से टकराता है तो इस प्रकार बनने वाला जो मुड़े का डेविएशन होगा तो यह विवर्तन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फ्राउनहोफर विवर्तन। इसमें क्या होता है, सामने जो स्क्रीन लगी होती है यहाँ पर एक लेंस की सहायता से इसकी लाइट को हम एक जगह फोकस कर लेते हैं कि ज़्यादा डेविएशन हो जाता है इसमें इस तरह से विवर्तन प्राप्त किए जाते हैं। तो यह फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। इन चीज़ों को हम लोग जो बेसिकली समझेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो वो डिफरेंस आज हम उससे सीखेंगे। पहला डिफरेंस देखिएगा, फ्रेनेल विवर्तन में जो तरंगाग्र लिया जाता है वह गोलीय लिया जाता है या बेलनाकार ले सकते हैं, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में जो आपका स्रोत लिया जाता है वो स्रोत कैसा लिया जाएगा, प्रकाश स्रोत या तरंगाग्र स्रोत समतल लिया जाएगा। समझ में आ रही बात, समतल तरंगाग्र नहीं मिलता है तो बिंदु स्रोत तरंगाग्र को किसी बिंदु स्रोत को आप उत्तर लेंस के फोकस पे, प्रथम फोकस पे रख दीजिए, अपने आप समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। तो पहला जो अंतर है वो हमको बताता है तरंगाग्र की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ओके, दूसरा डिफरेंस देखिए, ये आपका अवरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवरोधक। यहाँ पर ये अवरोधक हो गया। अगर ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, अगर ये दूरी बहुत अधिक हो जाएगी तो यहाँ से आने में गोलीय तरंगाग्र की वक्रता बढ़ जाएगी, बदल जाएगी। वक्रता बदलने के कारण यहाँ पर जो आपका डिफ्लेक्शन पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी प्राप्त होने वाला जो विवर्तन है वह इस बात पर निर्भर करता है कि स्रोत की अवरोधक से दूरी क्या है। जबकि यहाँ पर अगर देखें फ्राउनहोफर विवर्तन में तो ये स्रोत आप कहीं भी ले जाओ, आने वाला तरंगाग्र वो समतल ही रहेगा। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में स्रोत एवं अवरोधक के बीच की दूरी प्रभावी नहीं होती है, जबकि फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत और अवरोधक की दूरी प्रभावी होती है। दूरी का प्रभाव। तीसरा, केंद्रीय फ्रिंज की हम बात करेंगे। फ्रेनेल विवर्तन में केंद्र में चमकीली पट्टी बनेगी या काली पट्टी बनेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्रोत अवरोधक से कितनी दूर पर जा रहा या विवर्तन किस प्रकार होगा। लेकिन फ्राउनहोफर विवर्तन में केंद्र पर हमेशा, यहाँ पर हमेशा उच्चिष्ट बनेगा। उच्चिष्ट मतलब हमेशा केंद्र पर चमकीली पट्टी ही बननी है। चौथा है आपका लेंस या दर्पण की आवश्यकता। फ्रेनेल विवर्तन में
हमें लेंस या दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राण अपरिवर्तन में हमें दर्पण या लेंस की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से इसको एक स्थान पर फोकसित किया जाता है। तो ये इसके मुख्य आपको मैंने डिफरेंस इसमें बता दिए कि फ्रेनेल और प्राण अपरिवर्तन में किस प्रकार जो है अंतर होता है, ये समझा दिया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे एकल झिरी विवर्तन पैटर्न क्या होता है, ज्यामितीय संरचना क्या होती है और इसका पथांतर क्या होता है, कब और कहाँ उच्चिष्ट बनेगी, कहाँ निम्निष्ट बनेगी। इस विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो पर, ध्यान से देखिएगा इसको। एकल झिरी विवर्तन पैटर्न। अब इसका हम विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होगा, पॉइंट समझने का है, डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक समतल तरंगाग्र है, यहाँ पर हम प्राण अपरिवर्तन का स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ये एक समतल तरंगाग्र यहाँ पर आता है, जो अवरोधक AB, कितना क्या नाम इसका, AB अवरोधक से विवर्तित होता है, जिसकी चौड़ाई मैंने स्मॉल ए ले लिया। क्या ले ली? स्मॉल ए ले लिया। सामने एक पर्दा है, यह तरंगाग्र आगे सीधे आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फैलेगा ये, तो किसी उत्तल लेंस से इस तरह टकराता है और ये जाकर के फोकस पर इसके केंद्र हो जाता है, बिंदु P पर। कहाँ पर? P पर ये केंद्रीय उच्चिष्ट बनाता है। लेकिन विवर्तन की घटना के कारण मान लो अपने पथ से ये थीटा डिग्री, अपने पथ से थीटा कोण डेविएट हो जाता है और इस प्रकार से ये किसी बिंदु P डैश पर फोकस होता है। अब यही हमको स्टडी करना है। ये मैंने डायग्राम, नॉर्मल डायग्राम बनाया है आपके लिए, और इसको मैं एक एक्चुअल आपको डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास करूँगा। देखिएगा ध्यान से। ए चौड़ाई का एक है आपका तरंगाग्र, जो AB अवरोधक से विवर्तित होता है। देखिए जाइएगा ध्यान से, ये AB अवरोधक है, इसकी चौड़ाई ये है, और ये अगर जाता, समझिएगा, जाता अगर तो ये, अगर ये सीधे जाता तो यूँ जाता, बस ये लाइन समझिएगा ध्यान से डायग्राम की, यूँ जाता। ओके, ये कितना है, ये 90 डिग्री है। अब अगर ये अपने पथ से थीटा को, कितना थीटा कोण डेविएट हो जाता है। ओके, ये
थीटा कोण का इसमें डेविएशन आया। अब मैंने क्या किया, इस पर इस पे एक लंब डाल दिया। ओके, जब ये 90 हो गया तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, मैं इसको साफ कर दूंगा बाद में। ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा। बात समझ में आने के लिए आ गई। ये जो एंगल थीटा प्राप्त हुआ, जितना इसके मूल पथ से, तरंगाग्र के मूल पथ से जितना एंगल का डेविएशन होता है, वही एंगल बिंदु से यहाँ पर जब लंब डालते तब बनता है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब मैं इसको एंगल साफ करूंगा, इसकी बाकी तो ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब मान लीजिए बिंदु के है। अब आप देखिए क्या हुआ, ये तरंगाग्र यूं आया था और यूं जाने लग गया। तो जब ये सीधे ऐसे जाएगा तो आप ये देखो ना कि आगे ये दोनों तो अब बराबर में पैरेलल हो गए, तो इन दोनों के पथ में ये यूं आया, यूं डेविएट होकर ऐसे जा रहा है। अब आप देखिए, कोई कार है दो पहिया, अगर वो मुड़ जाती है तो जो मुड़ने पर जो जिस तरफ कर्व होता है उस तरफ का पहिया कम दूरी तय करेगा और बाहर वाला पहिया ज़्यादा दूरी तय करेगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों के पाथ का डिफरेंस कितना है, तो पहले तो ये बराबर चल रहे थे और ये मुड़ गया, यूं चला गया। तो यहाँ तक आने में इस वाले भाग में बी की दूरी अतिरिक्त तय करी है। बस यही तो पथांतर हो गया। पथांतर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ है और जब ये आगे बढ़ा तो यहाँ पहुँचने में, मान लो यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचने में इस वाले भाग में बी की दूरी एक्स्ट्रा कवर करी है। बस यही पथांतर कहलाता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो पथांतर कितना हो गया, पथांतर बी के, ये हम निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? पूरा इसमें जो टेक्निक है वो डायग्राम की टेक्निक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे वैल्यू बी के निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर टू इस पर तो समकोण त्रिभुज ए के बी में साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। लंब हो गया बी के और कर्ण 90 के सामने हो गया ए बी, लंब बटे कर्ण। तो बी के कितना हो जाएगा, बी के हो जाएगा आपका ए बी और साइन थीटा। पथांतर में यहाँ डेल्टा से दिखा देता हूँ, ए बी वैल्यू ए है, साइन थीटा। कभी साइन थीटा की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो पथांतर बटे ए बन जाएगा। यदि थीटा का मान अति अल्प हो, यदि थीटा का मान बहुत छोटा है तो साइन थीटा पक्ष कितना हो जाएगा, यानी थीटा पक्ष बन जाएगा पथांतर बटे ए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यही पथांतर, ये जो लिखा हुआ है ये बी के है, बी के पथांतर। ओके, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जो लिखना है तो पथांतर बटे ए बन जाएगा, जो कि आपका एंगल होगा, कोण होगा, छोटे कोण के लिए। ये तो आगे आपका एक नॉर्मल सी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है, आपको समझ में आ गई। लेकिन एक्चुअली जो सामने स्क्रीन है, जो पर्दा है, वहाँ पर कब उच्चिष्ट बनेगा, कहाँ निम्निष्ट बनेगा और कैसे उच्चिष्ट निम्निष्ट बनेंगे, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया। देखो ध्यान से कि जैसे सेंटर होता है, समझिएगा, सेंटर जो होता है, इस सेंटर में तो काफी चौड़ी दीप्त बनेगी। समझिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दीप्त। इसके बाद बगल में अदीप्त, फिर बगल में इसके
दीप्त। लेकिन आपकी बात जो दीप्त की थिकनेस है वो काफी कम हो जाएगी, तो थोड़ी कम चौड़ी। और अगली बार जो अदीप्त बनेगी वो काफी चौड़ी बन जाएगी, दूर दूर बनेगी। इसका मतलब हो गया कि इसके बाद जो दीप्त बनेगी और पतली हो जाएगी, दीप्त और ये अदीप्त। तो अदीप्त का मतलब क्या है? अदीप्त का मतलब है कि दो दीप्तों के जो बीच की डिस्टेंस है, इस दीप्त और इस दीप्त के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आगे दो दीप्तों के बीच की डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगी, ऐसे ही आगे मिलेगा। और बहुत ज्यादा फ्रिंजेस में दिखाई देती है कि 1000 10,000 दिखाई देंगी, 2 4 5 इधर फ्रिंजे और 2 4 5 या 10 फ्रिंजे ऊपर दोनों तरफ दिखाई देती है, लेकिन पैटर्न ऐसा बनता है। यानी अगर इसको मैं तीव्रता के साथ प्रदर्शित करना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा कि जो केंद्र होगा, केंद्र वाले जो उच्चिष्ट होगा वो आयाम उसका काफी अधिक होगा, तो उसकी तीव्रता काफी अधिक होगी। फिर अगली वाली कम होगी, वो चीज तेजी से घटता जाएगा। तो इस तरह से ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। फिर एम्पलीट्यूड उनका या उनकी इंटेंसिटीज घटती जाएगी एंगल के अकॉर्डिंग। अब ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया, चलो ठीक है, बन जाएगी। केंद्र पे हमेशा दीप्त बनेगी, तो अदीप्त जो फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई क्या होगी, उसका पूरा सिस्टम क्या होगा, कितनी दूर बनेगी, कब दीप्त बनेगी, कब अदीप्त, यानी कब उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब दीप्त, निम्निष्ट का मतलब अदीप्त यानी काली। तो कहाँ उच्चिष्ट और कहाँ निम्निष्ट होगी, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरह से एंगल के हिसाब से, इनकी डिस्टेंस के हिसाब से इनको कितने भागों में बांटने पर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे बनेंगे। ओके, ये थीटा आपका एंगल निकला हुआ है, इसी को लेकर चलेंगे हम लोग। पहली बात जो हम लोग चर्चा करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि अगर पथांतर लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा हो तो क्या होने वाला है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा डायग्राम को। ये आपका स्लिट है जिसका नाम आपने ए बी डाला हुआ था, ये इसका मिड पॉइंट आप मान लो सी हो गया, ये इस तरीके से डेविएट हो गया था, यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया ये के पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है। ये लैम्डा हो गई। अच्छा, ये दीवार पर यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो एक्चुअली इन्हीं दो, एक तरफ में कम दूरी तय करी, दूसरी तरफ ज़्यादा दूरी तय करी, तो इसी एक भाग से निकलने वाली भिन्न भिन्न तरंगाग्र जो होंगे, पतले पतले छोटे छोटे, उनके अध्यारोपण से जो व्यतिकरण प्राप्त होता है वही विवर्तन के रूप में दिखाई दे जाता है। समझ में आ रही बात? वो व्यतिकरण ही है, एक्चुअली वो व्यतिकरण ही है। अब मान लीजिए ये हमारे सामने आ गया, ये लैम्डा, ये मिड पॉइंट है, तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ना, ये आधा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक पैरेलल एक लाइन डाल दी, तो ये लाइन अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके आधी हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिए, समूह तो मुश्किल नहीं है। तो ये अगर लैम्डा से लैम्डा बाई 2, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो वेव जा रही है, ये जो वेव जा रही है, इनके टकराने से पथांतर लैम्डा बाई 2 होने के कारण अदीप्त बनेगा। व्यतिकरण में क्या होता था कि अगर पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है तो अदीप्त फ्रिंज बनती है। ये पॉइंट है तो इनके बीच में पथांतर लैम्डा बाई 2, समझ में आ रही बात? इसके पॉइंट और इस मिड पॉइंट के बीच में पथांतर लैम्डा बाई 2,
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पथांतर लैम्डा बाई टू, यानी कि भाग AC और भाग BC के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के लिए एक, AB के प्रत्येक पॉइंट्स के लिए BC पर हर एक पॉइंट एक ऐसा मिलेगा आपको जिसके साथ इसका पथांतर लैम्डा बाई टू होगा। पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इनके बीच में हो और उनके बीच में पथांतर लैम्डा टू लैम्डा या 3 लैम्डा दे दिया जाए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या जो व्यतिकरण होने की संभावना है वह ज्यादातर लैम्डा बाई टू पथांतर पर हो रही है। लैम्डा बाई टू पथांतर पर होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि विनाशी व्यतिकरण होने की संभावना प्रबल रूप से अधिक हो गई, इसीलिए इसका जो पैटर्न होता है वो धुंधला होता है, थोड़ा धीरे धीरे घटता है धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसका कारण यही है कि कहीं पर तो पूर्ण रूप से विनाशी देगा तो फिर धीरे धीरे कुछ भी पथांतर लैम्डा बाई टू से ज़्यादा होने लग जाएंगे तो उसके ठीक बगल से धीरे धीरे तीव्रता में परिवर्तन आने लग जाता है। एग्जैक्ट फ्रिंजेस नहीं आती हैं, ये डिफरेंस है इंटरफ्रेंस यानी व्यतिकरण और विवर्तन में। लेकिन मोस्ट ऑफ इंसिडेंट्स क्या होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं कि इसकी सभी तरंगों के लिए इस पर प्रत्येक एक भाग ऐसा मिलेगा जिनके मध्य क्रांतर लैम्डा बाई टू रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर अधिक फ्रिंज प्राप्त होगी। मतलब क्या होगा कि यदि पथांतर बी के लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा तो पर्दे पर अद्वितीय यानी निम्निष्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निम्निष्ट प्राप्त होगा। यानी उसके लिए जो एंगल आप लिखते हैं यहाँ पर थीटा या पथांतर जो बी के लिखोगे प्लस माइनस m लैम्डा या m बराबर 1 2 3 और m बराबर 0 के लिए m बराबर 0 के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ओके, तो ये आपको दी क्या आएगा? तो अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा m लैम्डा अपॉन a। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तभी समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर पथांतर लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू 7 लैम्डा बाई टू हो तब क्या होने वाला है, इसको भी हम लोग इसी डायग्राम की सहायता से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये ऐसे करता है इसकी जो थिकनेस ए है। अब मैंने यहाँ पर वही परपेंडिकुलर खींचा मैंने के पॉइंट। अब ये डिस्टेंस मान लो 3 लैम्डा बाई टू है। क्या है? 3 लैम्डा बाई। मैंने इसको 3 पार्ट में ए बी और 3 बराबर भागों में बांट दिया, सी डी। ओके, तो इसके पहले यहाँ से खींच दें और ये खींच दें। तो देखो ये 1/3 है, ये 1/3 है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा बाई टू, ये हो जाएगा लैम्डा। ओके, और ये 3 लैम्डा बाई टू है ही। 3 भागों में डिवाइड करना तो वही समरूप त्रिभुज के प्रमेय है। ये इसके अनुपाती होंगे, तो ये भाग x है, ये भी x है, ये भी x है, ये x है, ये x है, तो ये पूरी डिस्टेंस 2x और ये पूरी डिस्टेंस 3x। तो अगर ये 3y है तो ये 2y हो जाएगा, ये केवल y हो जाएगा। उसी रेशियो का रहता है ना समरूप। ठीक है, तो ये हो गया आपका
लैम्डा बाई टू, टू लैम्डा बाई टू डबल उसका यानी लैम्डा, फिर इसका ट्रिपल, फिर लैम्डा बाई टू। अब आप अगर देखेंगे तो स्क्रीन पर मिलने वाली जो आपकी फ्रिंजेज होंगी उच्चिष्ट या निम्निष्ट तो कैसे बनेगी? पार्ट AC और पार्ट DB, पार्ट AC और पार्ट DB को देखिए, इसके पॉइंट A और पॉइंट B, इनके बीच में पदार्थ कितना है? लैम्डा। इसके पास में जो पॉइंट है बहुत सारे करोड़ों पॉइंट ले लिए मैंने, और इसके जो करोड़ों पॉइंट ले लिए, इनके बीच में जो पथांतर रहेगा वो हमेशा लैम्डा बाई टू रहेगा। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच जो पथांतर लैम्डा, इसका मिड पॉइंट ले ले, इसका मिड पॉइंट ले ले तो भी पथांतर लैम्डा, इसका लास्ट पॉइंट ले ले और इसका लास्ट पॉइंट ले ले तो भी पथांतर लैम्डा। यानी जो इनके कई सारे भाग बनाए गए उनमें लैम्डा पथांतर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अधिक है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसके एक पूरे पैटर्न का भाग का एक पैटर्न और इस पैटर्न का एक पूरा भाग लगभग एक दूसरे के साथ जब ये सुपर इम्पोज करेगा, व्यतिकरण करेगा, तो उस व्यतिकरण की घटना से जो प्रोबेबिलिटी बनती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है, वो मैक्सिमा बनने की होती है, यानी कि उच्चिष्ट बनने का प्रयास करती है। तो यदि पथांतर लैम्डा बाई टू का विषम गुणज इस प्रकार b के बराबर 2m + 1 प्लस माइनस भी कर सकते हैं लैम्डा बाई टू, जहाँ m बराबर 1 2 3 डॉट ऐसा होता है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? केंद्रीय पृष्ठ के ऊपर की ओर प्लस ले लो, नीचे की ओर माइनस ले लो, दोनों और वैसे के वैसे ही पैटर्न मिलने लगते हैं। तो b की वैल्यू ली जाती है यहाँ से, और जो थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2m + 1 लैम्डा बाई टू और ये वाला a। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वो कंडीशन है जिसके लिए जो फ्रिंज बनेगी, जो विवर्तन पैटर्न में जो पॉइंट आएगा वो आपका उच्चिष्ट आ जाएगा। ठीक है, तो विषय में तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उच्चिष्ट प्राप्त होगा। अगला हमें जो इस पर ध्यान रखने की बात और है कि अगर मैं m बराबर पहले केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए m बराबर मैं 1 लेता हूँ तो थीटा 1 लैम्डा बाई ए, थीटा 2 m बराबर 2 ले लिया 2 लैम्डा बाई ए, यानी ऐसे करते करते 3 लैम्डा बाई ए 4 लैम्डा बाई ए। ये जो पॉइंट्स होंगे तो ये जो कहलाएगा ये प्रथम निम्निष्ट, समझ में आ रही है? यानी ये प्रथम निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई, ये द्वितीय निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई, तृतीय निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई इस तरह से प्राप्त होगी। क्योंकि दूसरी कंडीशन में अगर मैं m बराबर 1 लेता हूँ तो थीटा 1 बराबर, इसके लिए ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, m बराबर 1 लिया तो फिर 3 लैम्डा बाई 2 अपॉन a, थीटा 2 बराबर m बराबर 1 के लिए, m बराबर 2 के लिए थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 नहीं 2 2 4 5 बाई 2 लैम्डा अपॉन ए डैश डैश ऐसे बनता जाएगा 7 बाई 2 लैम्डा अपॉन ए 9 लैम्डा अपॉन 2a डैश 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 ऐसा बनता चला जाएगा। तो ये जो होगी वो प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की नहीं, यानी केंद्र से जैसे पर्दा बना ये केंद्र हो गया इसका, उस तरह से याद आ जाना छोटा सा, केंद्र से जो पहली निम्निष्ट या उच्चिष्ट यहाँ पर बनती है उसके लिए ये कोणीय चौड़ाई है।
वैसे मैं इस कोणी चौड़ाई और एंगल्स के बीच में अगले वीडियो में मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। वो एक अलग वीडियो होगा 10-15 मिनट का, उसमें मैं केवल जो व्यतिकरण और विवर्तन के कोणीय चौड़ाइयाँ हैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल और उसका जो एक टेक्निकल या मैकेनिकल जो एनालिसिस है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो जो आने वाला होगा उस वीडियो में आपको इसके बेसिक में विवर्तन और व्यतिकरण में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या समानताएं हैं और इनकी जो एंगुलर विड्थ यानी कोणीय चौड़ाइयाँ जो व्यतिकरण और विवर्तन की क्या हुआ करती हैं और इनसे संबंधित एक एक एग्जाम्पल, वो चीज़ आपको अगले वीडियो में जो एक पॉइंट हुआ करते हैं नोट पॉइंट के रूप में वो आपको अगली वीडियो मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। ये सारा का सारा आपको एकल ध्रुवीय विवर्तन पैटर्न के बारे में बताता है और तीव्रताओं के बारे में कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी, इन सब की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में एक जो कंबाइंड वीडियो बनेगा व्यतिकरण और विवर्तन का और उनकी कोणीय चौड़ाइयों का उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।